Hello guys, in today's lecture I'll speak to you about the evolution of quantum mechanics. Quantum mechanics किस तरह से develop हुआ, what were the first steps, what I call baby steps that were taken that has led to the modern quantum mechanics we see today. You see, quantum mechanics की जब बात होती है तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से. क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी वो चीज़ है जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकती है और रेडिएट कर सकती है. अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है वो है एक ब्लैक होल. इवन सन कैन बी अ ब्लैक बॉडी, इवन हॉट आयरन कैन ऑल्सो बी अ ब्लैक बॉडी. तो ब्लैक बॉडी वो चीज़ है जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है और रेडिएट करती है. For a perfect black body, it has to absorb all kinds of radiation. It needs to have an emitting pattern. हम जानते हैं कि सूरज से जो रोशनी आती है उसमें बहुत तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं. जैसे कि उसमें रेड लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट होती है. रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी उससे भी हाई होती है. तो जब हम लोग देखते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी में कितनी एनर्जी जो है सन हमें दे रहा है, तो हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं और वो पैटर्न होता है ये पैटर्न. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है वो जो रेडिएशन जो सन इमिट कर रहा है वो कम हो रहा है, और जैसे जैसे वेवलेंथ घट रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जो है यहाँ भी एक आपको मिनिमा की तरफ जाता हुआ ग्राफ दिख रहा है और यहाँ पे एक सेंटर में एक मैक्सिमा दिखाई देता है. तो ये देखिए, ये जो येलो पैटर्न है ये सनलाइट का है, सनलाइट एटमॉस्फेयर में, ठीक है. और ये जो लाइन है ये है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम. तो 5000 डिग्री की एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है जिससे हम लोग मैच करके देख रहे हैं. ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो इससे बिल्कुल मैच कर रहा है. ये सी लेवल का रेडिएशन, ऑफ कोर्स सी लेवल टेम्परेचर बहुत कम होता है, देयर इज़ अ स्लाइट वेरिएशन, लेकिन फिर भी ये इसको मैच कर रहा है. तो ये जो स्पेक्ट्रल डेटा है ये हमारे पास काफ़ी पहले से मौजूद था, ऑलमोस्ट अराउंड 1850s. तो वी हैव टू साइंटिस्ट, वीन एंड रेली. वीन ने पहले इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि ये ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज दिस एग्जैक्ट पैटर्न अपीयर्स. एंड आफ्टर दैट रेले एंड जीन्स, उन्होंने एक थ्योरेटिकल मॉडल आइडेंटिफाई किया था और उस थ्योरेटिकल मॉडल के अकॉर्डिंग जो ग्राफ बन के आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ. वो है ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल राइज कर रहा है. तो उन लोगों का जो थ्योरेटिकल मॉडल था वो हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं खाया. तो इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी, और ये एक मिस्ट्री बन के रह गया. कोई दिस बिकेम अ मिस्ट्री एंड नोबडी न्यू हाउ टू सॉल्व इट. ये फ्रीक्वेंसी स्पेस में है. मैं आपको वेवलेंथ में दिखाता हूँ. ये भी वेवलेंथ में भी ऐसे है. देखिए ये हायर वेवलेंथ पे, हायर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी पे the Rayleigh-Jeans law matches with the experimental observation, but as frequency increases and wavelength decreases, it deviates from the experimental observation, and that is why it is called the ultraviolet catastrophe. तो इसके लिए मैक्स प्लैंक ने क्या किया, मैक्स प्लैंक ने अपने थ्योरेटिकल मॉडल में कुछ अजम्पशन डाल लिए. उसने ये अजम्पशन डाला कि जो भी ब्लैक बॉडी है it cannot emit all the frequencies. It can emit only a certain frequencies that have a certain energy. तो ये मैक्स प्लैंक का जो अजम्पशन था, ये अजम्पशन के इसमें कर्पस्क्यूलर कैरेक्टर है. एनर्जी जो है all kinds of energies को emit नहीं किया जाता, only some kinds are permitted. जब उसने ये यूज़ किया अपने थ्योरेटिकल मॉडल में तो उसको एग्जैक्टली ये स्पेक्ट्रम मिल गया जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था. तो उससे ये बात समझ में आई कि जो थ्योरेटिकल बेसिस जो है उसमें हमको कर्पस्क्यूलर नेचर मिलता है. कर्पस्क्यूलर नेचर एक क्वांटाइजेशन. तो एनर्जी का क्वांटाइजेशन जो है मैक्स प्लैंक से शुरू हुआ, मैक्स प्लैंक ने अज्यूम किया था. अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये तो मैक्स प्लैंक की बात हो गई. तो इसके बाद आते हैं नील्स बोर. नील्स बोर ने क्या कहा था, नील्स बोर ने कहा था, उनका एटॉमिक मॉडल है. In the atomic model, Niels Bohr described that the electrons orbits around the atom are not all possible orbits, but only some specified
ऑर्बिट्स विच हैज सम स्पेसिफाइड एनर्जीज। ये जो स्पेसिफाइड एनर्जी का क्वांटाइजेशन उन्होंने कर दिया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव ऑल द एनर्जीज पॉसिबल, इट कैन ओनली हैव अ मल्टीपल ऑफ सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h बार। सो ये जो क्वांटाइजेशन हुआ था, दिस क्वांटाइजेशन वाज गिवन विदाउट रीजन। ये बोज एटॉमिक मॉडल का क्वांटाइजेशन ऑफ कोर्स अप्लाइज ओनली टू हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन एटम। सो de Broglie, okay, also called de Broglie came and de Broglie said लाइट के साथ जिस तरह से हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने सभी ने ऑलमोस्ट किया होगा 12th में। तो अगर लाइट को हम दो स्लिट से गुजारते हैं तो ये लाइट एक दूसरे से रिएक्ट करती है एंड वी गेट अ पैटर्न लाइक दिस। यहाँ पे एक मैक्सिमम मिनिमम, ये एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है बट इट इज़ वेरी क्लोज। तो इस तरह का मैक्स मिन जो है आपको पैटर्न मिलता है। तो एक्सप्लेन किया था, de Broglie ने कहा था कि इट इज़ पॉसिबल कि मैटर जो है, जो जिन एलिमेंट्स में मास होता है, दैट मे ऑल्सो हैव दिस वेव कैरेक्टरिस्टिक। सो वहाँ से वेव कैरेक्टर का जन्म हुआ। वेव कैरेक्टर में अकॉर्डिंग टू de Broglie उन्होंने कहा था, इफ़ यू नो द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, इफ़ यू नो द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल देन यू कैन नो अबाउट द वेवलेंथ। यहाँ से हम लोग वेवलेंथ का पता, P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा इज द फेमस इक्वेशन गिवन बाई de Broglie। सो सपोज you know the mass and velocity of something and you can find out its wavelength. Suppose I can even use my weight and suppose my velocity is 20 km/h, I'm running at a very fast speed and I can also calculate that what is my wavelength. Of course it's gonna come very low, but that was the principle. Now let me tell you something about this. ये जो principle था, lambda is equal to h by p और P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, ये de Broglie का जो प्रिंसिपल था ये काफ़ी यूज़फुल साबित हुआ, क्योंकि वहाँ बाद में लोगों ने देखा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन बीम गन है और यहाँ से जब हम इसको दो स्लिट से गुजारते हैं तो इलेक्ट्रॉन में भी इंटरफेरेंस होता है। अगर इलेक्ट्रॉन में भी इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। सो उस टाइम यंग्स वगैरह के ये एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह, ये सब वेव कैरेक्टर जो है शो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ये एक्सपेरिमेंट हो जाना ये प्रूव करता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी वेव कैरेक्टर रखता है। और इसके बाद de Broglie को नोबेल प्राइज़ दे दिया गया, तो ही डिजर्व्ड इट। सो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस तरह का कुछ आपको रिजल्ट मिलता है। ये शुरुआत है, हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे वी आर after some time we get this pattern and then slowly the pattern keeps increasing। और दोस्तों ये बात याद रखना, this pattern, this graph, okay, this pattern that you are seeing, this is the most important pattern in quantum mechanics of all time. This is the basis behind quantum mechanics. This is the reason quantum mechanics is here to explain things. So ये आपको हो गया, ये आपका सेकेंड प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद आता है थर्ड प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये हाइजेनबर्ग इन 1927 हाइजेनबर्ग proposed the uncertainty principle. According to this, he said that it is impossible to measure both momentum and position of a particle with a 100% accuracy. और उसने accuracy में limits भी दे दी, ये सामने आपके इक्वेशन है, this is the limit on accuracy. So this was given without explanation, the uncertainty principle. Later इसी uncertainty principle, this uncertainty principle will be proven by Schrödinger's equation, although Schrödinger equation was in itself what postulate. Anyways, तो ये uncertainty principle, de Broglie's relation और Max Planck, these are the beginning of quantum mechanics. अब हम लोग आते हैं, ये जो de Broglie प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा, P इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, ठीक है, इससे हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स आप यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है, इसका वेवलेंथ जो है बिल्कुल साफ विजिबल है, इसका वेवलेंथ जो है समथिंग वेरी डिफाइंड, लेट अज्यूम लैम्डा इज इक्वल टू 100 एंगस्ट्रॉम। सो इफ वेवलेंथ इज डिफाइंड, अगर वेवलेंथ डिफाइंड होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वी कैन नो अबाउट इट्स मोमेंटम। तो हमने उसका मोमेंटम जान लिया। सपोज वेवलेंथ जो है किसी
किसी भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वगैरह का वो वेवलेंथ हमने देख लिया, बट हाइजेनबर्ग ने कहा है वी कैन नॉट नो अबाउट द पोजीशन। और अगर आप ये पैटर्न देखते हैं, यहाँ से आप पोजीशन पता भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्टिकल ये जो पूरा वेव है इस पे कहीं भी हो सकता है। तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि एक पार्टिकल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, वो कॉन्सेप्ट होता है वेव पैकेट्स का। और ये जो है ये वो आखिरी चीज़ है जो इसको कनेक्ट करती है। दिस इज़ अ वेव पैकेट। वेव पैकेट में देखिए, आप इस वेव में देखिए, ये वेव जो है इट इज़ कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी विदाउट डिकेइंग। लेकिन ये जो वेव पैकेट है ये एक लोकलाइज्ड वेव पैकेट है, ये एक जगह में मौजूद है। दिस वेव पैकेट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लोकलाइजेशन, एंड लोकलाइजेशन जो होता है वो ही किसी पार्टिकल को दिखा सकता है। एक पार्टिकल एक वक्त में बहुत सारे जगहों में नहीं हो सकता है। दैट्स वाई दिस इज द वेव पैकेट दैट डिफाइंस द पार्टिकल इन अ पार्टिकुलर पोजीशन। ये वेव पैकेट क्रिएट कैसे होता है? तो ये वेव पैकेट जो क्रिएट होता है मैं अभी दिखाता हूँ। आप बहुत सारे वेव्स लेते हैं, ये ऐसे एड इन्फिनिटम वेव्स जो इन्फिनिटी से आ रहे हैं इन्फिनिटी में जा रहे हैं, ओके। और आप इन बहुत सारे वेव्स का अगर सुपर पोजिशन करते हैं तो आपको ये एक वेव पैकेट मिलता है विच हैज़ अ लोकलाइजेशन। इवन इन दिस वेव पैकेट आप देख सकते हैं कि वी आर नॉट श्योर कि वो एग्जैक्टली इस स्पेस में कहाँ है। वी ऑल्सो हैव अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द पोजिशन। और ये जो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन जो होगा वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम से कॉरेलेट करता है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये चार चीज़ें थी, मैक्स प्लैंक के बाद डे ब्रॉगली, और डे ब्रॉगली के बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और फाइनली ये प्रिंसिपल ऑफ वेव पैकेट जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद जो है पूरी करते हैं। एंड इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट Schrödinger's wave equation and its implications. How does it come from? Where does it go? Where does it lead us? And so if you want to watch those videos, you have to stay connected with us on this channel, and I'll post the video very soon. Thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed it a lot. Thank you.